हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम देखेंगे यूनिट 2 भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था? भारत का या भूगोल का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी यूनिट 1 में देखा था और सिलेबस देखा था हमने। आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारत का भौगोलिक परिचय क्या है। मीन्स जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला पार्ट है या जो पोल हैं वहाँ पर कौन गया, ठीक है, या फिर जो ये लाइन्स है इन्हें क्या बोला जाता है। ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे किसमें, भारत के भौगोलिक परिचय में। मीन्स यहाँ पर भारत आ गया, इंडिया की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में यहाँ पर देखेंगे, इंडिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो भारत क्या है, विषुवत रेखा के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर किसके बारे में स्टडी करेंगे, ग्लोब के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 5 चीज़ें हम जान लेते हैं। भारत को 5 नाम से जाना गया है, लेकिन भारत के 4 नाम ही प्रमाणित हुए हैं। ठीक है, 5 नाम दिया गया था जिसमें से 4 नाम ही भारत के प्रमाणित हुए हैं। पहला है आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम से भी भारत को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आर्य सर्वप्रथम भारत आए थे, इसलिए इसे आर्यावर्त नाम दिया गया था। नेक्स्ट है भारत। ये तो सबको पता है, इंडिया भारत है ना। आर्यों का शक्तिशाली राजा कौन था? भरत था। सबसे पहले आर्य आए इंडिया, इसलिए इसे आर्यावर्त कहा गया। और जो इनके शक्तिशाली राजा थे वो कौन थे? भरत थे, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? भारत नाम दिया गया। थर्ड है हिंदुस्तान। इंडिया को हिंदुस्तान भी कहा जाता है ना। ईरानी शासकों ने नाम दिया किसको? भारत को हिंदुस्तान। और इंडिया भी नाम इसको दिया, किसने दिया? यूनानियों ने दिया। जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप जो है वो पुराणों में है, ये नाम दिया गया था, बट ये मान्य नहीं है। ठीक है, पुराणों में इसका नाम दिया गया था, पुराणों में इसका नाम जम्बूद्वीप रखा गया है, किसका नाम? भारत का नाम, लेकिन ये मान्य नहीं हुआ। जबकि इंडिया किसने दिया? यूनान वासियों ने दिया। सिंधु नदी के नाम पर दिया इन्होंने। जो सिंधु नदी है उसको क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस। और उसी के नाम पर ही क्या रखा गया? इसका नाम इंडिया रखा गया। ठीक है, इतना बात आपको समझ आ गया होगा कि 5 नाम में से ये जो 4 नाम प्रमाणित हुए हैं भारत के, वो क्यों पड़े हैं, उनके रीजन क्या हैं। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको जो सबसे पहले यहाँ पर देखना है वो किसके बारे में? ग्लोब के बारे में हम देख लेते हैं। ये है ग्लोब। ठीक है, अब ग्लोब का ये क्या होता है आपका? ग्लोब का नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। ठीक है, पोल 2 ही होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, ये होता है कौन सा? ईस्ट पार्ट, और ये क्या होता है? वेस्ट पार्ट। किसी ग्लोब की बात हो रही है। ठीक है, अब हम भारत की बात करते हैं। तो जो भारत है वो, ठीक है, कहाँ पर है? वो यहीं लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? तो आप देखो, नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब गोलार्ध क्यों कहा जाता है? ये पूरा क्या हो गया? हेमीस्फेयर हो गया है ना। ये इतना पार्ट जो इस साइड वाला है ना, अर्धगोला, आप इसे यही तो बोलोगे। तो ये गोलार्ध का आधा भाग हो गया, गोले का आधा भाग हो गया, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? गोलार्ध बोल दिया गया। और नॉर्थ ईस्ट में ही क्या है? इंडिया है। ठीक है, इतना आपको पॉइंट समझ आया। अब इंडिया में भी ये पार्ट नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ये जो साउथ वाला पोर्शंस आता है इंडिया का, वो कहाँ पड़ता है? इक्वेटर के पास। इस जो लाइन है, ये लाइन, इसे क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है, यानी कि विषुवत रेखा बोला जाता है। तो समझो आप इसे, जो हमारा ग्लोब है इसमें जो बीच वाली लाइन होती है, जो इस ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या इक्वेटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? इक्वेटर लाइन। विषुवत रेखा वह रेखा होती है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन से भाग? उत्तरी ध्रुव भाग और दक्षिणी ध्रुव भाग। ये क्या होता है? उत्तरी ध्रुव, और ये क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। तो आपको पता चल गया इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन को ही, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अभी हम एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या बोला, ये जो ग्लोब है इसमें 2 ध्रुव हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। तो यहाँ पर जाने वाले पहले व्यक्ति और पहली महिला, और साउथ पोल पर जाने वाले पहले व्यक्ति और पहली महिला का नाम हमको याद रखना है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली सबसे पहली महिला। तो ये बातें आपको याद रखनी हैं। क्लियर हो गया? अब हमने क्या देखा, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है। ये क्या है, 0 डिग्री लाइन, जिसे हमने क्या बोला, इक्वेटर बोल दिया, ठीक है। ये क्या है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध है, हेमीस्फेयर। और ये क्या है आपका साउथ ईस्ट हेमीस्फेयर, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब क्या करना है कि जो ये नॉर्थ पोल है, ये जो आपका उत्तरी ध्रुव है, इस पे सबसे पहला कौन गया? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट पेरी थे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट पेरी थे, जो 1909 यानी 1909 में यहाँ गए थे। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। ये बात हो गई किसकी? उत्तरी ध्रुव की बात हो गई कि उत्तरी ध्रुव पर जो सबसे पहले व्यक्ति गए थे वो कौन थे? तो रॉबर्ट पेरी गए थे। कहाँ पर? नॉर्थ पोल पर। लेकिन अभी बात होती है अगर कि उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, ठीक है। तो याद रखना, ये भी यहाँ पर दिया नहीं है, नोट कर लेना आप इसे। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली जो सबसे पहली महिला थी वो कौन थी? कैलोरी, ठीक है, कैलोरील मिकेल, ठीक है। क्या नाम है इनका? फिर से नोट कर लो। ये है आपका ग्लोब है, ये ग्लोब का नॉर्थ पार्ट है और नॉर्थ पार्ट पर जाने वाली पहली महिला है, इनका नाम नोट कर लो, कैलोरील मिकेल, ठीक है। ये ऐसी पहली महिला हैं जो कि कहाँ पर गई थी? उत्तरी ध्रुव पर गई थी, ठीक है। और रॉबर्ट पेरी पहले ऐसे मेल हैं जो कि कहाँ पर गए थे? उत्तरी ध्रुव पर गए थे। इतना पॉइंट आपको याद रखना है और रॉबर्ट पेरी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि ग्लोब के अब साउथ पोल की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है, साउथ पोल की बात हो रही है कि यहाँ पर कौन गया था पहले, या कौन आदमी गया था, कौन फीमेल गई थी। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, जो साउथ पोल पर सबसे पहले व्यक्ति गए थे वो एमंडसन थे। कौन थे? एमंडसन थे, पहले पुरुष जो कि कहाँ पर गए थे? दक्षिण ध्रुव पर गए थे, ठीक है। कब गए? ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखना है नॉर्वे के रहने वाले हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाती है कि यहाँ पर जाने वाली पहली महिला, ठीक है, फीमेल की बात होती है कि साउथ पोल पर जाने वाली पहली फीमेल कौन सी थी, ठीक है। तो उनका नाम याद रखना है आपको, फ्रेन फिप। क्या नाम था उनका? फ्रेन फिप, ठीक है। ये पहली ऐसी महिला है जो कि कहाँ गई थी? साउथ पोल पर गई थी। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? कनाडा की रहने वाली थी, ठीक है, कनाडा की रहने वाली थी। और जो ये एमंडसन है ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं, जो कि ये दोनों ही कहाँ पर गए थे? साउथ पोल पर गए थे। इतना पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब क्या होता है, मान लो हमने क्या बोला, ये ग्लोब है और ग्लोब पर आपको 2 लाइनें दिखेंगी। एक लाइनें आपको ऐसी दिखाई देती हैं, ठीक है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में जोड़ती हैं, और ग्लोब पर आपको एक पैरेलल लाइन दिखाई देती हैं जो इस तरीके से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो अब इन लाइन को क्या बोला जाता है? पहली चीज़ आप ये समझो कि ये दोनों ही लाइनें क्या हैं? इमेजिनरी लाइन है। क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इतना आपको याद रखना है यहाँ पर कि काल्पनिक रेखाएं कौन सी हैं, ठीक है। अब आती है बात आपकी कि ये जो अलग अलग रेखाएं हैं ये क्या हैं? तो याद रखना कि जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, मतलब 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अक्षांश रेखा और एक होती है देशांतर रेखा, ठीक है। मीन्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड 2 तरीके की रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब जो ये आपकी अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, ये क्या करती है? पोल को पोल से जोड़ती है। क्या करती है? पोल से पोल को जोड़ती है। ये जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो यहाँ से यहाँ को जो जोड़ रही है ये कौन सी रेखा हो गई? देशांतर रेखा हो गई। और देशांतर रेखा क्या करती है? समय के बारे में बताती है, ठीक है। किसके बारे में बताती है? ये समय के बारे में बताती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो है अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा क्या करती है? जो ईस्ट और वेस्ट में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जुड़ी नहीं होती हैं, ये कैसी होती हैं? एक समांतर रेखा की तरह होती हैं, ये कट नहीं करती हैं एक दूसरे को, एक कॉर्नर पे आकर मिलती नहीं है, लेकिन ये रेखाएं एक कॉर्नर पर आकर मिलती हैं, ठीक है। और ये क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं जो कि किसके बारे में बताती हैं? जलवायु के बारे में बताती हैं, ठीक है।
और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा कौन सी होती हैं? जो हॉरिजेंटल होती हैं, जो इस तरीके से होती हैं, वो अक्षांश रेखा कहलाती है। अब मैंने क्या बोला कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कैसी होती है? हॉरिजेंटल, यानी कि इस तरीके से होती है। और देशांतर रेखा कैसी होती है? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, तो देखो सबसे बड़ी, ये सब मुड़कर जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी आप देखोगे तो ये 0 डिग्री लाइन वाली है, और इसको मैंने क्या नाम दिया था? इक्वेटर। तो आप क्या बोलोगे? विषुवत रेखा ही सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, देशांतर रेखाओं में सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा में होती है। ठीक है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये वाली, इसमें सबसे जो ज़्यादा डिस्टेंस होती है वो कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा में ही होती है। क्यों होती है ये समझो आप, क्योंकि इनके बीच की ये गैपिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर, ग्लोब पर वह वृत्त या रेखा जो दिन रात को विभाजित करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। मीन्स ऐसा वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करे उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त बिंदु बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखना है, किसके बारे में? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में और पॉइंट आपको जानने की ज़रूरत है। हमने क्या बोला आपको? ये है देशांतर लाइनें जो पोल को पोल्स से जोड़ रही हैं। ठीक है, यही बोला हमने। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ रही हैं, और इनके बीच जो सबसे ज़्यादा गैप, अगर आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गैप होता है देशांतर रेखाओं में, तो आप क्या बोलोगे? विषुवत रेखा पर। फिर बात आती है, यहाँ पर आपका ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस बनेगा नहीं। ये किसके बारे में बताता है? समय के बारे में बताता है। समय का मतलब यहाँ पर ये समझो कि अब आप बोलोगे कि चाइना और इंडिया, इनके बीच में समय में थोड़ा सा डिफरेंस है, पाकिस्तान से समय में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं? ठीक है, तो ये इसी देशांतर रेखा के कारण ही होती हैं। देखते हैं अभी क्या है इनमें। ठीक है, और जो आपको इसके बारे में जानना है, अक्षांश के बारे में, वो ये समझ लो कि ये रेखाएं कभी नहीं मिलती। ठीक है, और जलवायु के लिए इनका, जलवायु पता करने का इनका यूज किया जाता है। और आपको जो याद रखना है इसके बारे में, ये 0 डिग्री जो हो गई यही अक्षांश रेखा हो गई, और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी यही कहलाती है। उसके बाद जो ये वाली लाइन होती है ना, अब मैंने क्या बोला था आपसे? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये वाले, ये नॉर्थ साइड में जा रहे हैं, और जो इस साइड आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? साउथ के साइड में आ रहे हैं। तो जो ये वाली लाइन है अक्षांश रेखा है, इसे ही क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री, 20.5 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ लाइन है ये, इसे ही नाम दिया गया है कर्क रेखा का। किसका? कर्क रेखा का, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम दिया गया है। किसको? 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन को, उत्तरी अक्षांश रेखा को ही क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि जो हमारी अक्षांश रेखा है ये वाली, ठीक है, इसको 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, या फिर कर्क रेखा कहा जाता है। और जो ये कर्क रेखा है भारत की, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आगे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है, ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे ही कर्क रेखा कहते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब मैंने क्या बोला कि ये जो मैप है इंडिया का, मान लो, ठीक है, ये एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैप देख लो आप। ठीक है, मान लो ये इंडिया हो गया आपका। अब जो कर्क रेखा है ना, वो एकदम बीच से नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे होकर जाती है। ठीक है, ऐसे होकर जाती है। तो इस तरीके से ये भारत के 8 राज्य से, 8 स्टेट से होकर पास होती है। और उनको कैसे याद रखोगे आप? एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक हो गई। अब समझो इसको कैसे याद रखना है। हम ईस्ट से शुरू करते हैं। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया। अब क्या है? मित्र, मी से यहाँ पर क्या है आपका? मिजोरम। ठीक है, त्रा से त्रिपुरा, फिर पा से पश्चिम बंगाल, फिर रा से क्या है यहाँ पर? राजस्थान, ये वाला एरिया जो है राजस्थान का। ठीक है, फिर गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ जो यहाँ पड़ेगा, और झा से झारखंड। तो इस तरीके से आप देखोगे ये सारे नाम दिए हुए हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यही 8 स्टेट हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर पास होती है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है? वो आपको कर्क रेखा के बारे में याद रखना है। ठीक है,
कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है और सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो याद रखना है, जब स्टार्ट हो रही है इधर से, ईस्ट से, और सबसे लास्ट में फिर वेस्ट तक पहुंच रही है, तो वेस्ट वाला जो रीजन है यानी कि कर्क रेखा सबसे ज़्यादा, ठीक है, गुजरात और सबसे कम त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो कर्क रेखा समझ आ गया। अब हमने क्या देखा, ये जो 0 डिग्री है, फिर ये कर्क रेखा हो गई, तो ये नीचे वाली जो 23.5 डिग्री नीचे है, साउथ में है, इस रेखा को क्या बोलेंगे? तो जो 23.5 डिग्री साउथ में है इसे ही क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। मकर रेखा का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या हो गया ये? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इतना याद रखना है आपको कि जो 23.5 डिग्री साउथ की है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा वो मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। तीनों लाइन को आप अच्छे से समझना। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है भारत के 8 राज्य से, वो राज्य मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है। अब बात आती है आपकी किसकी? मकर रेखा को आपने समझ लिया। इसी तरीके से यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इधर क्या होता है? 66.5 डिग्री, ठीक है, क्या होता है आपका? साउथ होता है, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती हैं। अब इन्हीं ही क्या बोला जाता है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोला जाता है। ये ऊपर वाले को भी, और इनको दक्षिणी ध्रुव वृत्त और इनको उत्तरी ध्रुव वृत्त बोला जाता है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है इन लाइन के बारे में। कौन सी लाइंस के बारे में? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में। इतने पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब आपका देशांतर रेखा को अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा को आपने डिटेल में देख लिया, ठीक है। अब हमने क्या देखना है यहाँ पर? ऐसे समझो, ये ग्लोब है और ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन थी तो इसको आप क्या बोलते थे? 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते थे, अक्षांश रेखा बोलते थे। तो अब ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? तो ये क्या होती है? ग्रीनविच मीन टाइम होती है। ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि प्रमुख यामोत्तर रेखा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रमुख यामोत्तर रेखा बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब अगर इस तरह होती तो 0 डिग्री अक्षांश, लेकिन अब ये लंबवत है ना, ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकली है। ये क्या है आपका? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या बोला जाता है? प्रमुख यामोत्तर रेखा बोला जाता है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? समय का निर्धारण करते हैं। ये क्या करता है? नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम होता है वो इसी जीएमटी के द्वारा, यानी कि प्रमुख यामोत्तर रेखा के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अब आपको क्या याद रखना है? जो ये लाइंस हैं, ये 0 डिग्री हो गई देशांतर रेखा जो पोल को पोल से जोड़ रही है, तो उसके इस साइड भी कुछ लाइनें होंगी, इस साइड भी कुछ लाइनें होंगी। तो जो इस साइड लाइन है ईस्ट में, इसे क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे? ईस्ट लैटिट्यूड लाइंस, पूर्वी देशांतर रेखा। और जो इस साइड होंगे उसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर रेखा, यानी कि वेस्ट लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। इतना बेस्ट लॉन्गिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है, क्योंकि देशांतर जो होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ये लाइन कितनी होती है? तो आपको लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड लाइंस दोनों की याद रखना है कि कौन कितना होता है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? लॉन्गिट्यूडनल, दैट मीन्स देशांतर रेखा की बात करते हैं, तो कुल 360 लाइनें होती हैं। 360, 180 इस साइड होती है और 180 इस साइड होती है। टोटल कितनी हो गई? 360 हो गई, ठीक है। 180 पूर्वी देशांतर रेखा और 180 उत्तरी अच्छा देशांतर रेखा, दोनों सॉरी 180 अंश पूर्वी और 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं, दोनों को आप ऐड करो तो कितने हो गए? 360 देशांतर रेखा। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करेंगे अक्षांश में, तो 90 यहाँ हो जाएगा, किसमें? उत्तरी में। और साउथ के लिए 90 हो गया, तो कितने हो गए टोटल? अक्षांश की बात करेंगे तो 180 लाइंस, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर हो गया? इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर बात आती है, मैंने क्या बोला? कितनी देशांतर रेखा? कुल 360। तो एक देशांतर रेखा के बीच में कितना, एक देशांतर रेखा जो होती है वो कितने मिनट का टाइम निर्धारित करती है, यानी कि फिक्स करती है? तो 4 मिनट का टाइम, यानी कि 1 देशांतर रेखा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1 लॉन्गिट्यूडनल लाइन इज इक्वल टू 4 मिनट के इक्वल होगा, ठीक है।
ये समझ आ गया। एक देशांतर बराबर किसके, 4 मिनट के। तो अगर 1 घंटे की बात करनी है तो 60 मिनट, 1 आवर में कितना, 60 मिनट है ना। जब 60 मिनट होगा तभी तो 1 आवर होगा। और एक देशांतर आपने किसके बराबर बोला, एक देशांतर बराबर है 4 मिनट के। तो इसको 60 मिनट बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौको 60 मिनट किसके बराबर, 15 देशांतर के बराबर। ठीक है, तो 15 देशांतर बराबर 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो कुल अगर हम बात करते हैं तो कुल की बात की जाए तो हमारे पास कितनी देशांतर रेखाएं हैं, कुल 360 है। ठीक है, और 1 घंटा कितनी देशांतर में हो रहा है, 15 देशांतर लाइन में 1 घंटे हो रहा है। तो 15 से इसको डिवाइड कर दो, तो 15 दूनी 30 और 15 चौको 60। इस तरीके से 24 आवर होता है एक दिन में। ठीक है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब यहाँ से आपको ये समझना है, ठीक है। तो अब हम इसे ग्राफिकल देखते हैं। क्या है ये, मान लो ये 0 डिग्री आपका GMT लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम हो गई, ये आगे का बताएगा। ठीक है, और ये पीछे के लिए हो गया। और ये क्या है आपका 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा हो गई। और ये क्या हो गई 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा हो गई। और ये क्या हो गई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और ये कैसी ली गई है, देखो आप टेढ़ी मेढ़ी ली जाती हैं। ठीक है, अब इन्हें टेढ़ी मेढ़ी या तिरछी ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पास होती हैं, अगर ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, तो एक ही कंट्री के 2 पार्ट अलग अलग हो जाएंगे और एक यहाँ पर तारीख कुछ और हो जाएगी और इस साइड तारीख कुछ और हो जाएगी। ठीक है, इसी की वजह से एक कंट्री में कभी 2 तारीख नहीं हो सकती है। तो इसलिए ही क्या होता है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये कैसी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया होगा। अब देख लो इसे, ये ऐसे ली जाती हैं। ये हो गई आपकी पश्चिमी और ये हो गई पूर्वी 180 अंश और ये 180 अंश पूर्वी। ठीक है, ये 0 डिग्री। यहाँ पर देख लो कुछ एंगल, जैसे अब ये बढ़ता जाएगा, इधर 15 डिग्री, फिर 20 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, फिर 75 डिग्री, ऐसे देख लो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 15, फिर 30, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा 82.5 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इनका एंगल ये बढ़ता जाएगा। और ये जो 82.5 डिग्री है ना, ये किसका मानक टाइम है, तो ये अपने इंडिया का मानक टाइम है। ठीक है, भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री है, जो कि कहाँ से गुजरता है, जो ये जो 82.5 डिग्री फिक्स किया गया है ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ये पॉइंट आपको भी याद रखना है। ठीक है, अब ये जो 82.5 डिग्री भारत है, ये किसके लिए फिक्स किया गया मानक टाइम, ये भारत के लिए फिक्स किया गया है। और इसके पीछे ये वाला जो है ये क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, 75 डिग्री जो है किसके लिए फिक्स है, ये पाकिस्तान के लिए। और जो ये 90 डिग्री फिक्स है किसके लिए फिक्स है, ये चाइना के लिए, यानी कि चीन के लिए फिक्स है। ठीक है, अब समझो इनको अच्छे से समझो। यहाँ पर क्या बोला है, मान लो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया की बात की गई, उसके बाद हम पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान में टोटल हमने क्या बोला आपसे कि कितना वहाँ का एंगल लिया जा रहा है, 75 डिग्री, और 15 देशांतर में कितने, 1 घंटे। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करो, 15 × 75, यानी कि ये 5 घंटे पीछे होगा, किससे, भारत से 5 घंटे पीछे होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब ये भारत से पीछे ही क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अब भारत का मानक कितना है, 82.5 है, इसका कितना है, 75 है, इसलिए पीछे होगा। और चाइना का कितना है, 90, तो चाइना क्या होगा, आगे होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। मान लो अब चीन की अगर हम बात करते हैं तो चीन का कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 90 डिग्री देशांतर रेखा पे आ रहा है ये, तो 90 डिग्री और 15 देशांतर में कितना, 60 मिनट। अब इसको 15 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, यानी कि जो चाइना है वो 6 आवर आगे है, किससे, भारत से। अब ये कैसे, पहले ये समझो इसके मतलब क्या हो गया। और भारत का कितना आ रहा है, ये देख लो, भारत का कितना आ रहा है, 82.5। ठीक है, और इसको 15 से डिवाइड कर दो तो लगभग ये आ जाएगा आपका 5.5 घंटे। भारत का आया 5.5 घंटे, चाइना का आया 6 घंटे, और पाकिस्तान का जब हमने डिवाइड किया था 15 × 75 तो कितना आया था, 5 घंटे। तो अब ये देखोगे आप यहाँ से डिफरेंस निकालो तो आधे आधे घंटे का डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर 5 बज रहे हैं तो यहाँ 5.5 और यहाँ 6। ठीक है, इस तरीके का ही डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हुआ इसका मेन डिफरेंस। अब क्वेश्चन आपका एक यहाँ पर हम फ्रेम करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, 13 डिग्री पश्चिमी देशांतर,
ठीक है, क्या है, पश्चिमी देशांतर और 12 डिग्री पूर्वी देशांतर। किसकी बात हो रही है, पूर्वी देशांतर, और ऊपर क्या है, पश्चिमी देशांतर के समय का, ठीक है, के समय के बीच का डिफरेंस क्या होगा, के समय के बीच का डिफरेंस या अंतर क्या होगा। ठीक है, जब आपसे पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा और एक पश्चिमी है एक पूर्वी है, दोनों ही डिफरेंट है, या तो पश्चिम पूरब या पूरब पश्चिम देशांतर रेखाएं हैं, तो इनका क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर पश्चिमी पश्चिमी होगा या पूर्वी पूर्वी देशांतर रेखाएं सेम देशांतर रेखाएं होंगी तो उनको क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। अब यहाँ पर कितना है, 13 डिग्री प्लस 12 डिग्री, दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए, 25 डिग्री। ठीक है, और एक देशांतर में कितने मिनट, 4 मिनट, तो 25 देशांतर में कितने, 4, तो 25 गुणे 4, तो करो 25 चौको 100। ठीक है, और 100 मिनट को अगर आवर में डिवाइड करोगे आप, कितना हो जाएगा, 1 आवर 60 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बीच का समय। अब ऐसा ही अगर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होता कि मान लो कि 25 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, और कुछ भी ऐसे ही 35 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच के समय का अंतर। ठीक है, तो अब आप क्या करते, 35 में से 25 को माइनस कर देते, कितना आता है, 10 देशांतर, और एक देशांतर के बीच में 4 मिनट, तो 10 देशांतर में 40 मिनट का समय आ जाता इनके बीच में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर सेम देशांतर रेखाएं होती हैं तो घटाना है, और डिफरेंट देशांतर रेखाएं होती हैं तो उन्हें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर लंदन में दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, और यदि भारत का मानक समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताया जा रहा है आपको। तो भारत को मैंने क्या बोला कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर लिया जा रहा है, तो 60/15 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 घंटे, है ना। अब यहाँ पर लंदन में कितना टाइम हो रहा है उस समय, 2:30 बज रहे हैं, तो लंदन क्या है, अब भारत तो उसके बाद ही है ना, तो अब क्या करो, इसमें 2:30 में 4 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, शाम के 6:30 बज जाएंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल समझाया गया है कि लंदन में दोपहर के इतने बज रहे हैं, और भारत का मानक समय ये दिया जा रहा है आपको कि कितना है, 60 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है, तो 60 को 15 से डिवाइड कर दो, 4 घंटे आ जाएंगे, और 4 घंटे को जोड़ दो 2:30 में, तो कितना हो जाएगा, 6:30 बजे। और जब दोपहर के 2:30 बजे में 4 घंटे जोड़ोगे, 6:30 आएगा, तो वो शाम का ही टाइम हो रहा होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, ये क्या है आपका, इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ की जो टोटल डिस्टेंस है और इसकी जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी होती है, और कैसे इनको निकालते हैं। तो चाहे वो 2 अक्षांश रेखा हो या 2 देशांतर रेखाएं, ठीक है, यानी कि 2 अक्षांश, 2 लॉन्गिट्यूडनल और 2 लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ तक की डिफरेंस निकाल लेना है देशांतर रेखाओं की, और यहाँ के अक्षांश रेखाओं का डिफरेंस निकाल लेना, और उसको 111 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगभग जो डिस्टेंस आएगी, ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यानी कि आप ये वाला बोलोगे उत्तर पोर्शन से लेकर जो दक्षिणी यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाती है आपकी 3214 किलोमीटर लगभग आ जाएगी। और जो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की अगर आप यहाँ तक की बात करोगे तो 2933 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ये इतना समझ आ गया होगा। अब ये जो डिग्रीज हैं इनको भी याद रखना है। यहाँ पर कितना होता है, ये होता है आपका 98। ठीक है, अगर ईस्ट की बात करते हैं तो 98 पॉइंट कितना होता है, ये 98.5 आप ले लो, 98.5। ठीक है, और इस साइड आपका कितना हो जाएगा, 68.7 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट। और ऐसे ही अगर आप उत्तर में इधर साइड लेते हो तो यहाँ पर क्या होगा, 37। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। इनका डिफरेंस निकाल के 111 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस मिल जाती है। और यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर विस्तार की बात की गई कि जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण के तमिलनाडु तक 3214 किलोमीटर, और पश्चिम में यानी गुजरात से लेकर पूर्व में यानी कि अरुणाचल तक इसकी डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई।
अब याद रखना, जिस देश का देशांतर विस्तार जितना अधिक होगा ना, उसका मानक समय भी उतना अधिक होता है। और सबसे ज़्यादा किसका है? रूस का है। रूस का देशांतर विस्तार लगभग 150 है, इसीलिए रूस का मानक समय भी सबसे ज़्यादा है। कितना है? 11 है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब जो अपना मानक समय है, भारत का मानक समय, वो कितना है? 82.5 डिग्री है, ठीक है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। ये पॉइंट भी, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि जो मानक डिग्री है भारत का वो कितनी है? 82.5। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। और जो भारत का मानक समय है ये 5 राज्यों से और होकर गुजरती है, ठीक है। तो भारत का जो मानक समय है 5 राज्य से गुजरता है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, ठीक है, और एपी, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से 5 राज्य हैं जहाँ से क्या होकर गुजरता है? ये मानक समय भारत का होकर गुजरता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको इतना याद रखना है। सॉरी, ये आपका होगा यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर बात आती है, अब यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है, इनको आप याद कर लेना। नेक्स्ट बात आती है कि भारत की आकृति कैसी है। तो आप देखते हो, अभी मैंने बनाया था कि जो इंडिया है आपका कुछ ऐसे ही बना है। सॉरी, इंडिया जो आपका, ठीक है, तो ये चतुष्कोणीय आपको दिख रहा है। तो इंडिया कैसा है? चतुष्कोणीय होता है, ठीक है। और भारत का दक्षिणी बिंदु जो है, यानी कि जो साउथ वाला पोर्शन है, वो क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार में है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। किसको? इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। अब ये डूब चुका है, ठीक है। जब 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था तो इंदिरा पॉइंट उस टाइम पर डूब गया था, क्योंकि जो भारतीय प्लेटें हैं वो म्यांमार प्लेट के नीचे चली गई थी, और इसकी वजह से ही क्या हुआ? जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। और 23.5 डिग्री इसको कर्क रेखा बोलते हैं, 8 राज्य से होकर गुजरती है। ट्रिक बता दिया है मैंने। अब क्या देखना है आपको कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना है? तो आप क्या बोलते हो? 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। जो कि विश्व का कुल कितना परसेंटेज है? तो 2.43 यानी 2.43% है। किसका? वर्ल्ड का लगभग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विश्व में भारत की बात की जाए कौन सा प्लेस है, तो आप बोलोगे 7वां स्थान है, ठीक है। और सबसे पहला किसका है? तो रूस का स्थान है। इसको याद रखने का तरीका है RCC, अब सॉरी ऐसे लिख लो RCC, ठीक है, अब आई, अब आई। तो R से क्या हो जाएगा? रसिया, C से कनाडा, C से चाइना, A से अमेरिका, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया और I से इंडिया, ठीक है। तो RCC, अब आई, ये आप कोई और तरीके से भी याद रख सकते हो। तो ये 7 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ऊपर से 7 पूरा दिखाया गया है, ठीक है। अब बात आती है भारत की। अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से राज्य बड़े हैं और कौन से राज्य छोटे हैं? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे बड़े जो राज्य हैं वो सबसे पहले स्थान पर राजस्थान आता है, जो कि 3,42,238, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका MP, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये ऐसे 4 स्टेट हैं जो कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ऊपर हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य देखने हैं। तो गोवा नंबर 1 पर है, सबसे छोटा राज्य है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज सबसे छोटा है। सेकंड पर सिक्किम है, थर्ड पर त्रिपुरा, नागालैंड एंड मिजोरम 5वें पर है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाते हैं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? गोवा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद रखना है। भारत की कुल सीमा की लंबाई की अगर बात की जाती है तो कितनी है? भारत की जो कुल सीमा की लंबाई है वो 22,716 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? 22,716 किलोमीटर है, ठीक है। और स्थलीय सीमा यानी कि जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200। तटीय सीमा जो कोस्टल लाइन होती है वो कितनी है? 6100। और जो द्वीपों को यानी आइलैंड सीमा जो है वो कितनी है? 1416। तो सबको आप ऐड कर दोगे तो लगभग 22,716 के आसपास आ जाएगा। तो भारत की कुल सीमा लंबाई याद रखना है आपको, 22,716 याद रखना है। भारत की स्थलीय सीमा यानी कि जो लैंड वाली सीमाएं हैं वो किन पड़ोसी राज्यों से कनेक्टेड हैं, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो समझ लो इसको भी।
अब देखो यहाँ पर अगर इस साइड हम बात करते हैं तो क्या है, पाकिस्तान है, फिर यहाँ पर क्या है, अफगानिस्तान। तो दो ऐसे राज्य तो मिल ही गए आपको जिससे क्या है, भारत पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, ठीक है। फिर इधर क्या है, चीन है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखोगे, म्यांमार यानी कि बर्मा, म्यांमार है। फिर यहाँ पर अगर आप देखते हो भूटान है, बगल में यहीं पर क्या है, नेपाल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे कितने राज्य हैं, टोटल 9 देश ऐसे हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन 9 में से 7 ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा यानी कि लैंड के द्वारा कनेक्टेड हैं, और 2 ऐसे देश हैं जो कि वाटर मार्ग से कनेक्टेड हैं, जलीय मार्ग से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला जाता है, जलीय सीमा पर 2 पड़ोसी देश, जो कि यहाँ पर ऐसे भारत में नीचे इस साइड में होते हैं। कौन कौन से, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि स्थलीय सीमा से कनेक्टेड हैं, और जलीय सीमा से 2 श्रीलंका और मालदीव कनेक्टेड हैं, ठीक है। विश्व में भारत का जनसंख्या में कितना स्थान है, दूसरा स्थान है। ये पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज अगर पूछेगा तो 7वां स्थान है, और पॉपुलेशन वाइज अगर पूछता है आपसे तो क्या बोलोगे, दूसरा स्थान है। और फर्स्ट पर किसका स्थान है, चाइना का है, ठीक है। तो चीन, भारत, अमेरिका 3rd पर है, इंडोनेशिया 4th पर है, पाकिस्तान 5th पर है, और ब्राज़ील 6th पर है। ये किसके अकॉर्डिंग है, पॉपुलेशन वाइज है, ठीक है, कि भारत में विश्व